मैंने बस घर की मछली पकड़ने वाली नाव में थोड़ा सा बदलाव किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उससे पापा की हालत ही खराब हो जाएगी। एक फिशिंग बोट में आखिर नेवल गन कैसे हो सकती है, दो मशीन गन टर्रेट्स और ऊपर से मिसाइल लॉन्चर तक? क्या मछलियों ने कोई पाप कर दिया था जो इतना भारी इंतजाम करना पड़ा? पापा तो डर के मारे वहीं मुझे पुलिस के पास ले जाकर सरेंडर करवाने वाले थे, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्म में पापा जब समंदर में मछली पकड़ने गए थे, तब समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था और पूरा हमारा खानदान उन्हीं के हाथों खत्म हो गया था। इस बार दोबारा जिंदगी मिलने के बाद मैंने पापा को समंदर जाने से नहीं रोका, बल्कि अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करके खुद से हथियार बनाए और हमारी नाव को एक छोटे वॉरशिप जैसा बना दिया, ताकि मैं पापा के साथ जाकर उन लुटेरों का सामना कर सकूं। रवाना होने से एक दिन पहले मैं अपने बनाए हुए हथियार सीधे बंदरगाह पर ले आया और बड़े जोश में पापा से बोला, पापा अब हमारी नाव को समुद्र में किसी समुद्री लुटेरे से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अंदर वाला ये AK-630 है, डबल बैरल वाला 30 मिलीमीटर क्लोज रेंज नेवल गन। इससे अगर पायरेट्स पर फायर हो जाए ना तो ऐसे कटेंगे जैसे सब्जी काटते हैं। और ये वाला 65 टाइप एंटी डाइवर ग्रेनेड लॉन्चर है, उन लुटेरों के लिए जो तैरकर जहाज के पास आने की कोशिश करेंगे। साथ में दो 14.5 मिलीमीटर मशीन गन भी है। अदन की खाड़ी में जितने पायरेट्स होंगे सबको यहीं सुला देंगे। लेकिन पापा यानी राजेश वर्मा पूरी तरह सन्न रह गए। वो कभी फौज में नहीं रहे थे, लेकिन सालों से समुद्री कारोबार करते आए थे, इसलिए असली युद्धपोत उन्होंने बहुत देखे थे। एक नजर में ही समझ गए कि ये सब जहाजों में लगने वाले असली हथियारों जैसे दिख रहे हैं। पापा तुरंत घबरा गए। अरे बेटा बस कर, ये सब तू आखिर लाया कहां से? ये मजाक नहीं है, इसके लिए सीधा जेल हो सकती है। अभी अभी तूने कॉलेज में एडमिशन लिया है, हमारा परिवार ऐसी गलती नहीं कर सकता। चल अभी चलते हैं पुलिस के पास। इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगे, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया। पापा कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कुछ चोरी नहीं किया, ये सब मैंने खुद बनाया है। तभी मेरे ताऊजी सुरेश वर्मा धीरे धीरे चलते हुए आए और हथियारों को देखकर हंस पड़े। अरे ये तो फिल्म के प्रॉप्स लग रहे हैं, काफी असली जैसे बनाए हैं। पापा तुरंत बोले, भैया मतलब ये नकली हैं? ताऊजी हंसते हुए बोले, और क्या, टीवी में देखा है मैंने ऐसे सामान। ये लड़का अभी बच्चा है, ये असली हथियार कहां से लाएगा? बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। पापा ने राहत की सांस ली और मेरे सिर पर हल्की चपत मार दी। शरारती कहीं का, दो किताबें क्या पढ़ ली, अपने बाप को ही बेवकूफ बनाने लगा। मैंने फिर समझाने की कोशिश की, पापा ये सच में असली हैं। लेकिन वो हंसकर बोले, हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी इन्हें जहाज पर चढ़वा। फिर उन्होंने वॉकी टॉकी निकालकर सब लोगों को मदद के लिए बुला लिया। रिश्तेदार भी पहले इन हथियारों को देखकर डर गए थे, लेकिन पापा ने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ नकली सामान है, पायरेट्स को डराने के लिए। सब लोग आराम से हंसते हुए हथियार जहाज पर चढ़ाने लगे और उनकी तारीफ करने लगे कि कितने असली लग रहे हैं। मैं बस चुप खड़ा सब देखता रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता था लोग इन्हें नकली समझें या असली, बस वक्त आने पर ये सबकी जान बचा लें, मेरे लिए वही काफी था। अगले दिन हमारी सागर रानी कार्गो बोट बंदरगाह से रवाना हुई और मिलिट्री चेकपोस्ट की तरफ बढ़ने लगी, जहां हर बड़े जहाज की जांच होती थी। उधर मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन के ऑफिस में कमांडर अजय ठाकुर आराम से फाइलें देख रहे थे कि तभी एक जवान हांफता हुआ अंदर घुसा और जोर से बोला, सर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। समुद्र में एक अजीब हथियारों से लैस जहाज दिखाई दिया है। ऊपर से देखने में तो सामान्य कार्गो बोट लग रही है, लेकिन उस पर डबल बैरल 30 मिलीमीटर क्लोज रेंज नेवल गन लगी हुई है। ये सुनते ही अजय ठाकुर के होश उड़ गए। अगर इतनी बड़ी गन पास से फायर कर दे तो पूरे पोर्ट का सफाया हो सकता था। वो तुरंत भागते हुए वॉच टावर पर पहुंचे और दूरबीन से देखने लगे। सामने वही जहाज था और उसके ऊपर लगे हथियार बिल्कुल असली लग रहे थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, फौरन लोगों को सुरक्षित जगह भेजो और ऊपर रिपोर्ट करो। रडार स्टेशन वाले आखिर कर क्या रहे थे? तभी एक और जवान चिल्लाया, सर जहाज नंबर 89757 सागर रानी कार्गो बोट जांच के लिए डॉक में आने की अनुमति मांग रही है। अजय ठाकुर कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने फिर दूरबीन उठाई और ध्यान से देखा। सच में जहाज के ऊपर साफ साफ सागर रानी लिखा हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक आम भारतीय कार्गो बोट पर इतने एडवांस हथियार कैसे हो सकते हैं। वो तुरंत ऑफिस लौटे और जहाज की सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक की। कागजों में सब कुछ बिल्कुल सही था। फिर उन्होंने वायरलेस पर संपर्क किया। मैं मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन का कमांडर अजय ठाकुर बोल रहा हूं। तुम्हारे जहाज पर लगे हथियारों का मामला क्या है? पापा ने वही पुरानी कहानी दोहराई कि ये सब सिर्फ नकली प्रॉप्स हैं, समुद्री लुटेरों को डराने के लिए। अजय ठाकुर ने थोड़ी राहत की सांस ली और जहाज को किनारे से दूर रोकने का आदेश दिया। फिर वो खुद अपनी टीम लेकर जांच करने पहुंचे। थोड़ी देर बाद हमारी बोट धीरे धीरे डॉक में आग लगी। पापा तुरंत सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस निकालकर उन्हें देने लगे। अजय ठाकुर ने हर कागज बहुत ध्यान से चेक किया, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ जहाज पर चढ़े। जैसे ही उनकी नजर डेक पर लगी उस बड़ी नेवल गन पर पड़ी, वो कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। सालों के फौजी अनुभव की वजह से उन्हें ये हथियार नकली कम और असली ज्यादा लग रहे थे। उन्होंने पापा की तरफ मुड़कर पूछा, आप लोगों ने ये सब जहाज पर लगाने का सोचा कैसे? पापा थोड़ा गर्व से बोले, मेरे बेटे ने कहा था कि अदन की खाड़ी के पास हालात खराब हैं, इसलिए ये सब बनाकर दे दिया। शुरू में तो मैं भी डर गया था, लेकिन मेरा बेटा बहुत तेज दिमाग का है। इस साल हमारे शहर का टॉपर भी वही बना है। अजय ठाकुर चौंक गए। तुम्हारे बेटे का नाम अर्जुन वर्मा है क्या? पापा मुस्कुराए, हाँ वही।
अजय ठाकुर ने ये नाम पहले भी सुना था क्योंकि उनका खुद का बच्चा भी इसी साल बोर्ड एग्जाम में बैठा था। तभी जांच करने गए कुछ जवान वापस लौटे और बोले, सर जहाज का बाकी सामान तो ठीक है, लेकिन पीछे वाले स्टोर रूम का एक कमरा लॉक है। ये सुनते ही माहौल अचानक तनाव से भर गया। पापा खुद भी हैरान थे क्योंकि वो कमरा तो आमतौर पर कबाड़ रखने के लिए इस्तेमाल होता था। तभी मैं आगे बढ़ा और बोला, सर वो कमरा मैंने अस्थायी कंट्रोल रूम में बदला है। अंदर रडार सिस्टम और 2 कंप्यूटर लगे हैं। बाहर निकलते वक्त गलती से लॉक कर दिया था, अभी खोल देता हूं। लेकिन मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। असल में वो कंप्यूटर बाहर लगे हथियारों को कंट्रोल करने और दुश्मनों की पहचान करने के लिए बने थे। मैं उन्हें लेकर पीछे वाले हिस्से में गया और जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अजय ठाकुर की नजर सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे निगरानी सिस्टम पर गई, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर कमरे के कोने में रखे 2 बड़े लकड़ी के बक्सों पर टिक गई। जैसे ही उन्होंने उन्हें खोला, उनके चेहरे का रंग बदल गया। अंदर 2 और 30 मिलीमीटर क्लोज रेंज हथियार और कई मशीन गन रखी थीं। उन हथियारों की फिनिशिंग और मेटल की क्वालिटी इतनी असली लग रही थी कि कुछ सेकंड के लिए वो खुद भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने एक गन उठाकर बहुत ध्यान से चेक करना शुरू किया। काफी देर जांचने के बाद आखिर उन्हें एक जरूरी हिस्से में कमी मिली और तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि उस हिस्से के बिना वो हथियार कभी असली गोली नहीं चला सकते थे। मैं तुरंत मुस्कुराकर बोला, सर ये सब मैंने उस बड़ी नेवल गन को बनाते वक्त बची हुई चीजों से बना लिया था, बस शौक में जोड़ दिए। अजय ठाकुर ने सिर हिलाया और ज्यादा सवाल नहीं किए। वैसे भी पिछले कुछ महीनों में समुद्र के हालात काफी खराब हो चुके थे। 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में एक बड़ा हमला हुआ था, इसलिए अब हर जहाज वाला डरा हुआ रहता था। ऊपर से हमारी फैमिली का रिकॉर्ड भी पूरी तरह साफ था। आखिरकार उन्होंने दस्तखत किए और हमें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जाते जाते उन्होंने डेक पर लगी बड़ी गन की तरफ देखकर कहा, इसे किसी मोटे कपड़े से ढक देना, वरना दूर से देखकर कोई भी डर जाएगा। पापा तुरंत बोले, जी सर बिल्कुल। जैसे ही वो लोग वहां से गए, मैंने राहत की लंबी सांस ली। अच्छा हुआ मैंने पहले ही हथियारों के जरूरी हिस्से अलग कर दिए थे, नहीं तो आज बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। थोड़ी देर बाद हमारी सागर रानी फिर से समुद्र की तरफ निकल पड़ी। मैं जहाज के किनारे खड़ा दूर तक फैले समंदर को देख रहा था कि तभी पापा ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, इस बार की ट्रिप से लाखों का फायदा होगा। वापस जाकर तू बस आराम से पढ़ाई करना, घर की चिंता मत कर। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तेरे सहारे आराम करूंगा। पापा के चेहरे की मुस्कान देखकर मैंने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अंदर ही अंदर समुद्री लुटेरों के लिए इतनी नफरत भरी हुई थी कि खुद मुझे भी डर लग रहा था। कौन सोच सकता था कि पापा का ये छोटा सा सपना पिछले जन्म में आग और गोलियों के बीच खत्म हो जाएगा। 4 साल तक वो याद मुझे हर दिन अंदर से तोड़ती रही थी, जब तक मैं दुख में मर नहीं गया। इसलिए इस जन्म में मैंने पापा को समुद्र जाने से नहीं रोका, क्योंकि इस बार मैं उन लुटेरों को खून का हिसाब खून से चुकाने वाला था। समुद्र में जिंदगी बेहद बोरिंग होती है। दिन भर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। करीब 20 दिन बाद हमारा जहाज सोमालिया के समुद्री इलाके में पहुंच गया। उसी पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हर दिन दूरबीन लेकर आसपास नजर रखता था ताकि पायरेट्स का पता पहले ही चल जाए। उसी दौरान एक दिन मैंने समुद्र की लहरों में अजीब हलचल देखी। आम लहरें लंबी और सीधी होती हैं, लेकिन ये लहरें किसी तेज स्पीड बोट की वजह से बन रही थीं। मैंने दूरबीन कसकर पकड़ी और ध्यान से देखा। दूर एक छोटा सा काला धब्बा तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये जरूर पायरेट्स हैं। मैं भागते हुए जहाज के अंदर पहुंचा। पापा, दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ स्पीड बोट्स आ रही हैं, बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही हैं। शायद उन्होंने हमें टारगेट कर लिया है। पापा जो अभी तक ऊँघ रहे थे तुरंत उठ बैठे। उन्होंने दूरबीन ली और डेक पर जाकर देखने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूर देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दर्जनों स्पीड बोट्स हमारी तरफ आ रही थीं। हर बोट पर 4-5 आदमी बैठे थे और सबके हाथों में हथियार थे। किसी के पास AK राइफल थी, किसी के पास सबमशीन गन, यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर भी थे। पापा ने बिना देर किए अलार्म बजा दिया। सभी लोग ध्यान दें, समुद्री लुटेरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इंजन की पूरी ताकत लगा दो और जहाज की स्पीड बढ़ाओ। एक पल में पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, क्या हम मरने वाले हैं? जल्दी सरेंडर कर देते हैं, शायद जान बच जाए। मैं अभी शादी भी नहीं कर पाया। कैप्टन साहब, उनसे बात कीजिए, हम पैसे दे देंगे। सबकी घबराई हुई आवाजें सुनकर पापा जोर से चिल्लाए, चुप हो जाओ सब, तुम्हें लगता है भीख मांगने से पायरेट्स छोड़ देंगे? इसके बाद उन्होंने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाया और स्थानीय अधिकारियों से मदद मांगी। लेकिन उधर से बस ठंडी आवाज आई, हम लोग खोज करने की कोशिश करेंगे। फोन रखते ही पापा का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को कुछ नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने तुरंत भारत के मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन में फोन मिलाया। जब अजय ठाकुर ने सुना कि मदद की गुहार सागर रानी की तरफ से आई है, तो वो भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत पास खड़े जवान से कहा, फौरन लोकल कोस्ट गार्ड से संपर्क करो और पता लगाओ मामला क्या है। जवान तुरंत सिस्टम पर लग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बोला, सर उनका कहना है कि उन्होंने टीम भेज दी है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उन्हें यहां पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। ये सुनते ही अजय ठाकुर ने गुस्से में कंट्रोल टेबल पर हाथ मार दिया। फिर कुछ सोचकर बोले, जल्दी पता करो आसपास कोई पेट्रोलिंग वॉरशिप है क्या। कहो कि भारतीय नागरिकों पर पायरेट्स ने हमला किया है और उन्हें मदद चाहिए।
जवान ने तेजी से टाइप करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद बोला, सर, पास में अमेरिका की फॉक वॉरशिप टीम पेट्रोलिंग कर रही है। लेकिन जब उन्हें हालात बताए गए तो उधर से ताना मारते हुए जवाब आया, तुम्हारे देश के लोग पायरेट्स में फंसे हैं तो उससे हमें क्या? अगर चाहते हो कि हम बचाने आए तो पहले तुम्हारी सरकार हमारी सरकार से आधिकारिक अनुरोध करे। जब मंजूरी मिल जाएगी तब देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। ये सुनकर अजय ठाकुर के दांत भींच गए। पहली बार उन्हें इतनी गहराई से महसूस हुआ कि कमजोर देश की कोई सुनवाई नहीं होती। तभी पास खड़ा जवान अचानक घबराकर बोला, सर, बड़ी दिक्कत हो गई। उस इलाके के सारे सैटेलाइट सिग्नल अचानक बंद हो गए हैं। सागर रानी के आसपास कोई भी सिग्नल काम नहीं कर रहा। ये सुनते ही अजय ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। अब समझने में देर नहीं लगी कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। साफ था कि उन्हीं लोगों ने सिग्नल बंद करवाए थे और वही लोग पायरेट्स के पीछे खड़े थे। उन्हें अर्जुन वर्मा का चेहरा याद आया और वो कुर्सी पर बैठते हुए अंदर से पूरी तरह टूट गए। उधर सागर रानी पर पापा ने भी देखा कि सैटेलाइट फोन में नो सिग्नल दिखा रहा है। उनकी आंखों में भी निराशा उतर आई। उन्होंने जहाज पर मौजूद लोगों की तरफ देखा और भारी आवाज में बोले, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर मरना ही है तो लड़ते हुए मरेंगे। कम से कम बच्चों को भागने का मौका तो मिलेगा। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, बिल्कुल सही, चाहे हार जाएं लेकिन इन हरामियों को छोड़ना नहीं है। बच्चों को जल्दी जहाज से नीचे उतार देना और उन्हें जहाज के किनारे ही तैरते रहना होगा। धीरे धीरे जहाज का शोर शांत होने लगा। किसी ने लोहे की रॉड उठा ली, किसी ने लकड़ी का डंडा। सबके मन में अब डर के साथ गुस्सा भी भर चुका था। तभी पापा ने मुझे ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन मैं वहां नहीं था। वो बाहर निकलने ही वाले थे कि मैं तेजी से जहाज के अंदर आया और जोर से बोला, सब लोग घबराइए मत, हम पायरेट्स को रोक सकते हैं। सबकी नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम गईं। मैंने पापा की आंखों में देखते हुए कहा, पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो हथियार नकली नहीं है, सब असली हैं। इतना कहकर मैंने दोनों बड़े बक्से बीच में रखे। एक बक्से से मशीन गन निकाली और दूसरे से उसके जरूरी पार्ट्स। फिर कुछ ही सेकंड में पूरी गन जोड़कर तैयार कर दी। मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, मैं आप लोगों की और अपनी जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। जो जवान लोग हैं वो मेरे साथ मिलकर बाकी हथियार तैयार करो। सबके चेहरों पर हैरानी साफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल दबाकर मेरे साथ हथियार जोड़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त दूसरी तरफ समुद्र में पायरेट्स खुशी से गाने गाते हुए अपनी स्पीड बोट्स आगे बढ़ा रहे थे। उनकी आंखों में पागलपन और लालच साफ दिख रहा था। लेकिन जब वो हमारे जहाज से करीब 3 समुद्री मील दूर पहुंचे तो एक पायरेट चौकीदार का चेहरा अचानक बदल गया। वो भागकर अपने सरदार हसन सलीम के पास गया और दूरबीन से जो देखा था सब बता दिया। हसन ने मुंह में दबा सिगार हटाया, दूरबीन ली और हमारी तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने भौहें सिकोड़ ली। कार्गो बोट पर नेवल गन और इतने लोग मशीन गन संभाल रहे हैं, ये तो कहा गया था कि ये सिर्फ मालवाहक जहाज है। लेकिन फिर उसने ध्यान से दोबारा देखा और अचानक हंस पड़ा। जहाज पर मौजूद लोग डरे हुए दिख रहे थे। कुछ के हाथ में बंदूकें थीं तो कुछ अभी भी लकड़ी के डंडे पकड़े खड़े थे। हसन को लगा कि वो सब समझ गया है। उसने हंसते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं, ये लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हथियार असली होते तो इनके चेहरों पर इतना डर नहीं होता। ये सब सिर्फ नकली सामान है। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ देखकर चिल्लाया, चलो लड़कों, इन्हें दिखाते हैं असली बंदूक कैसी होती है। पायरेट्स तुरंत जोश में आ गए और स्पीड बोट्स और तेजी से हमारी तरफ बढ़ाने लगे। उधर सागर रानी पर मैंने हथियार सब में बांट दिए और खुद कंट्रोल रूम में पहुंच गया। मैंने रडार पर सारे टारगेट लॉक किए और इंतजार करने लगा कि वो लोग पूरी तरह फायरिंग रेंज में आ जाएं। अफसोस बस इतना था कि इस बार तैयारी अधूरी थी। इंफ्रारेड सिस्टम और एडवांस टारगेट लॉक टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए बिल्कुल सटीक निशाना लगाना मुश्किल था। लेकिन सामने वाले पायरेट्स के लिए इतना भी काफी था। जैसे ही उनकी स्पीड बोट्स 200-300 मीटर की दूरी पर पहुंची, मैंने मन ही मन गिनती शुरू की। 5, 4, 3, 2, 1। गिनती खत्म होते ही जहाज के ऊपर लगी नेवल गन घूमी और जोरदार आवाज के साथ आग उगलने लगी। गोलियों की बारिश सीधे सबसे आगे चल रही स्पीड बोट्स पर गिरी। कुछ ही सेकंड में कई बोट्स धमाकों के साथ उड़ गईं। समुद्र आग और धुएं से भर गया। बाकी पायरेट्स की हालत खराब हो गई। कुछ तो डर के मारे बोट मोड़ने से पहले ही पानी में गिर पड़े। सिर्फ कुछ ही बोट्स जान बचाकर भाग पाईं। सागर रानी पर खड़े लोग ये सब देखकर दंग रह गए। अगले ही पल जहाज पर खुशी के नारे गूंज उठे, हम जीत गए, पायरेट्स भाग गए, ये हथियार सच में असली थे, अब हम नहीं मरेंगे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे। मौत का डर अभी भी था, लेकिन अब वो डर पायरेट्स के दिलों में पहुंच चुका था। उधर भागते हुए पायरेट्स अभी तक सदमे से बाहर नहीं आए थे। कोई चिल्ला रहा था, ये लोग इंसान नहीं शैतान हैं। हसन सलीम अपनी गोली लगी टांग पकड़कर दर्द सहते हुए सैटेलाइट फोन निकाल रहा था। जैसे ही सिग्नल आया उसने तुरंत अपने बॉस को कॉल किया। बॉस, हमें धोखा दिया गया। कहा गया था कि वो साधारण कार्गो बोट है, लेकिन वो तो पूरा युद्धपोत निकला। हमारे 20 से ज्यादा स्पीड बोट्स खत्म हो गए और करीब 100 आदमी मारे गए। फोन के दूसरी तरफ बैठा उसका बॉस गुस्से से भर गया। उन लोगों ने हमें गलत जानकारी दी, तुम लोग वापस आओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। इतना कहकर उसने तुरंत अमेरिकी फॉक वॉरशिप के कमांडर रॉस को फोन लगाया। लेकिन जैसे ही रॉस को पता चला कि भारतीय कार्गो बोट पर नेवल हथियार लगे हैं, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सामने वाले की बात पूरी सुने बिना फोन काट दिया और तुरंत आदेश दिया, फौरन उस भारतीय जहाज की तरफ बढ़ो। उन्होंने इंटरनेशनल नियम तोड़कर कार्गो बोट को युद्धपोत बना दिया है। सबूत इकट्ठा करो और जहाज डुबो दो।
आदेश देने के बाद रॉस जोर से हंस पड़ा। उधर सागर रानी पर मैं लोगों की खुशी देख रहा था, तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। पिछले जन्म में जब 2007 में पापा और बाकी लोग मारे गए थे, तब मैं लगातार अदन की खाड़ी से जुड़ी खबरें पढ़ता रहता था। करीब 2010 के आसपास ऐसी अफवाहें फैली थीं कि कुछ पश्चिमी देश पायरेट्स से मिले हुए हैं, और अब अचानक बंद हुए सैटेलाइट सिग्नल को याद करके शक और गहरा हो गया। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, नेवल गन के सारे बैरल निकाल दो। जैसे ही हमने हथियारों के जरूरी हिस्से हटाए, दूर से अमेरिकी फॉक वॉरशिप हमारी तरफ आती दिखाई दी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने तुरंत पापा की तरफ देखा। पापा, जल्दी एक ओपन रेडियो मैसेज भेजो। लिखो कि अमेरिकी वॉरशिप ने हमारी जान बचाई और हम उनका धन्यवाद करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बार भेजना। मेरी बात सुनकर पापा और बाकी लोग हैरान रह गए। लेकिन पायरेट्स को तो हमने खुद भगाया, फिर उनका धन्यवाद क्यों? मैंने बिना कुछ छिपाए समझाया। पापा सोचिए, अगर अमेरिकी वॉरशिप यहां गश्त कर रही थी तो फिर पायरेट्स इतने बेखौफ कैसे थे? मेरी बात मानिए। दूसरी तरफ अमेरिकी फॉक वॉरशिप पर कप्तान चार्ल्स वॉकर समुद्र में फैले मलबे और दूर खड़े सागर रानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि बस जहाज की तस्वीरें मिल जाएं तो बड़ी तरक्की तय है। तभी अचानक कमांडर रॉस का फोन आया। तुम लोगों ने आखिर किया क्या है? वो भारतीय लोग पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि तुमने उनकी मदद करके पायरेट्स को हराया। चार्ल्स पूरी तरह चौंक गया। क्या? मैंने कब उनकी मदद की? तभी उसके एक आदमी ने उसे एक रेडियो मैसेज पकड़ाया। उसे पढ़ते ही चार्ल्स का चेहरा बिगड़ गया। उस पर लिखा था, अमेरिकी वॉरशिप का धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय कार्गो जहाज को पायरेट्स से बचाया। हम धन्यवाद स्वरूप 10,000 रुपए दान करेंगे। गुस्से में चार्ल्स ने मेज पर मुक्का मार दिया। वो चाहता था कि मौके का फायदा उठाकर सागर रानी को खत्म कर दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये खबर फैल चुकी थी कि जहाज सुरक्षित बच गया है। अगर अब हमला होता तो शक सीधा उन पर जाता। थोड़ी देर बाद लोकल कोस्ट गार्ड भी वहां पहुंच गया, लेकिन वो हमारे जहाज की तरफ आने के बजाय सीधे अमेरिकी वॉरशिप के पास गया। साफ था कि उन्होंने भी रेडियो मैसेज सुन लिया था और उन्हें लग रहा था कि अमेरिकियों ने ही पायरेट्स को भगाया है। मैं बस ये सोचकर मन ही मन हंस पड़ा कि तारीफ सुनकर अमेरिकी कप्तान खुश होगा या खून पिएगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने पहली बार हथियारों का सफल उपयोग किया। कुल 102 पायरेट्स खत्म किए गए। आपको S++ रेटिंग मिली है। इनाम 3,000 पॉइंट्स। सामने उभरे सिस्टम पैनल को देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। क्या हर नए हथियार को टेस्ट करने के लिए लोगों को मारना पड़ेगा? लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया, वो पायरेट्स निर्दोष नहीं थे। ऐसे लोगों का मरना ही सही था। इसके बाद मेरी नजर दूर खड़ी अमेरिकी वॉरशिप पर गई। इस दौर में भारत की टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका से पीछे थी। अगर मुझे उनकी वॉरशिप टेक्नोलॉजी मिल जाए तो। जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। होस्ट दुश्मन की तकनीक का विश्लेषण कर सकता है। यदि आप उस वॉरशिप पर चढ़ते हैं तो पॉइंट्स खर्च करके उसकी टेक्नोलॉजी हासिल की जा सकती है। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। सामने खड़ी वॉरशिप अमेरिका की एक्टिव सर्विस शिप थी, जिसमें कई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो भारत के पास अभी नहीं थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ कमांडर रॉस गुस्से से पागल हो चुका था। जो योजना 3 फायदे देने वाली थी, वही अब उनके लिए मुसीबत बन गई थी। पहले वो पायरेट्स का इस्तेमाल करके दूसरे देशों के जहाज लुटवाते थे और खुद बच निकलते थे, लेकिन इस बार पूरा खेल उल्टा पड़ गया। अब पायरेट्स भी अमेरिकियों से बदला लेने की सोच सकते थे। तभी समुद्र में अमेरिकी वॉरशिप और लोकल कोस्ट गार्ड की नावें धीरे धीरे सागर रानी के पास आकर रुक गईं। जहाज रुकते ही एक मध्यम उम्र का भारतीय आदमी हमारे जहाज पर चढ़ा। वो थे भारत के स्थानीय राजदूत विनय मेहरा। उन्होंने जहाज पर मौजूद सब लोगों को देखा और भावुक आवाज में बोले, आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है। अगर हमारे देश की नौसेना इतनी कमजोर ना होती तो आपको यह दिन नहीं देखना पड़ता। उनकी बात सुनकर जहाज पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। सब जानते थे कि इतनी दूर भारतीय नौसेना का तुरंत पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी राजदूत का खुद वहां आना बहुत बड़ी बात थी। थोड़ी देर बाद जब बातचीत खत्म हुई तो मैं सीधे विनय मेहरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। विनय सर, आपका यहां आने के लिए धन्यवाद।